नमस्कार, स्वागत है आपका बोलतंत्र पर। और हम मौजूद हैं लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की 2022 का जो भी चुनावी समीकरण उसमें होगा, उसमें एक गठबंधन बहुत अहम भूमिका रखने वाला है। उत्तर प्रदेश में जो भी पिछड़ी जातियों की राजनीति होती है, अपना दल की उसमें एक अहम भूमिका है। और अभी गाहे-बगाहे जो भी सुर्खियाँ आ रही हैं, उनमें ये बात है कि कहीं न कहीं अपना दल सपा के साथ गठबंधन करने की स्थिति में है। हम भी चाहते हैं कि चीज़ें स्पष्ट हो जाएँ और साफ हो जाएँ, तो अपना दल के ही प्रदेश के महासचिव हैं गगन जी, उनसे ही जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका पूरा नाम गगन प्रकाश यादव है। आप यादवों का वाराणसी के क्षेत्र में प्रतिनिधित्व करते हैं। तो गठबंधन को लेकर के जो बार-बार मंच पे भी सवाल किए जा रहे हैं, कुछ अंदर की बातें जो अभी तक स्टेज पर नहीं आई हैं, क्या वो बातें? देखिए, अपना दल के प्रदेश के महासचिव होने के नाते मैं अपना दल की तरफ से ये कहना चाहूँगा कि हम चाहते हैं कि आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में एक ऐसा गठबंधन बने जो इस प्रदेश की जो किसान विरोधी, नौजवान विरोधी, रोजगार विरोधी, शिक्षा विरोधी और लोकतंत्र विरोधी सरकार है, उसको परास्त करे। इसलिए भी हम लोग चाहते हैं कि मुख्य विपक्षी पार्टी होने के नाते श्री अखिलेश यादव जी के साथ अपना दल और ऐसी तमाम पार्टियां जो सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं, उनकी एक गठबंधन बने। अब ये तय श्री अखिलेश यादव जी को करना है कि वो चाहते हैं कि तमाम सामाजिक न्याय की ताकतों के साथ मिल के सरकार बनाई जाए, या एक बार पुनः 2014 जैसा गठबंधन की उपेक्षा करके हारा जाए। 2017 में वो सरकार में थे और गठबंधन की बातें छोटे दलों से उनकी चल रही थी, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस से गठबंधन किया, उनको 100 सीटें दी, छोटे दलों से गठबंधन नहीं किया। और उनके तमाम सर्वे में वो जीतते हुए आ रहे थे, काम बोलता है, उन्होंने स्लोगन दिया था और 17 का चुनाव वो परास्त हो गए। एक दूसरा भी उनका गठबंधन का प्रयोग बसपा के साथ रहा 2019 लोकसभा में। उसमें भी उनको लगा कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ आ गई तो और किसी छोटे दलों के गठबंधन की ज़रूरत नहीं है। उस समय उन्होंने तमाम अति पिछड़ी जाति और पिछड़ी जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले तमाम लोगों को छोड़ दिया और सामाजिक न्याय अधूरा रहा। 2019 में भी प्रदेश की बड़ी पार्टियां होने के बाद भी वो परास्त हो गए। इसलिए हमको लगता है कि श्री अखिलेश यादव जी को गठबंधन पे अब विचार करने का सारा विकल्प अपना दल की तरफ से खुला हुआ है। उनको विचार करना चाहिए और अपना दल जैसी मजबूत ताकतों को लेके उत्तर प्रदेश की इस फांसीवादी सरकार को हटाना चाहिए। गगन जी, एक ये सवाल, अगर आप जिस गठबंधन की बात करें, 2012 में जो पार्टी सत्ता में रही, पूर्ण बहुमत से रही, भारी संख्या में सीटें थीं, तो कोई तो ऐसी वजह रही होगी ना कि 17 में वो हाफ सेंचुरी मार के रुक गई पार्टी। आप यादव हैं, यादव कोर वोट बैंक है सपा का, आप देखते भी हैं। ये जातिगत बात नहीं, एक राजनीतिक समीकरण वाली बात है, राजनीतिक सोच वाली बात है। यादव वोट ही नहीं मिला सपा को, तो फिर ये अखिलेश जी अब 350 जो बोल रहे हैं, वो सपना है, तैयारी है, कंफ्यूजन है? आपको क्या लगता है 12 से 17 के बीच में चेंज क्या आया है? देखिए, 2012 में जो सरकार बनी थी वो पिछड़ों के सवाल पे और सामाजिक न्याय के प्रश्न को बड़ा करके ये सवाल बनी थी। 2017 आते आते मुझे ऐसा लगता है कि सामाजिक न्याय का प्रश्न छोटा हो गया और अखिलेश यादव जी, चूँकि उनको ये लगता था कि काम करने से और इंफ्रास्ट्रक्चर के स्तर पे काम करने से, मिडिल क्लास के लिए अच्छा काम करने से और ये सारी चीज़ें करने से सरकार बन जाती है। लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि इस देश में जो तमाम संसाधन हैं, उनमें जब बंटवारे की बात होती है तो वहाँ कोई भी हम चीज़ बनाते हैं, तो कोई भी परियोजना लागू करते हैं या कोई भी गांव में योजना पहुँचाते हैं, तो उसमें यदि सोशल जस्टिस नहीं हो पाता है, गांव के स्तर पर अन्याय होता है, जाति के स्तर पर अन्याय होता है और हमारी बनाई हुई योजना जो गांव में जाती है खुद खास जाति तक सीमित रह जाती है और हमारी पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों तक, हमारे छोटे कमज़ोर वंचित वर्ग तक जब नहीं पहुंचती है तो हमारी अच्छी भली योजना भी फेल हो जाती है। तो हमको लगता है 2012 से 17 के बीच में जो श्री अखिलेश यादव जी द्वारा काम किया गया, उसमें सामाजिक न्याय के पैमाने पर उस काम को कसा नहीं गया। वो काम कुछ चंद जातियों तक, कुछ सामाजिक समूहों तक रह गया। इसलिए और ढेर सारी जातियां उनके खिलाफ सत्ता विरोधी जो लहर बन जाती है, उस लहर के नाते भारतीय जनता पार्टी के बहकावे में आके और दूसरे कारणों से भाजपा के पास चले गए। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। काम
करना और उसको सामाजिक न्याय की कसौटी पे कसना, यही हम लोग अपना दल की तरफ से कहना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि इस 2022 के भी चुनाव में काम के सवाल पे, अन्य मुद्दों के सवाल के साथ साथ सामाजिक न्याय की कसौटी पे कस के आपका प्रत्याशी आना चाहिए। आपके मंच पे श्री अखिलेश यादव जी दिखाई देने चाहिए। तो आपके मंच पे पूरे उत्तर प्रदेश में पटेल, मौर्य, प्रजापति, अन्य जातियों, तमाम जातियों के जो नेतृत्वकर्ता लोग हैं, जो वास्तविक नेतृत्वकर्ता लोग हैं, केवल राजभर को दिखाने के लिए कोई हम डमी राजभर मंच पे खड़ा कर देंगे, उससे नहीं चलेगा। अब तो ये खेल समझने लगी है पब्लिक। जिन जातियों का जैसे आपने नाम लिया, मैं उत्तर प्रदेश का अभी दौरा किया, हम पूरा घूमे कुर्मी बहुल्य क्षेत्रों में, राजभर, काछी, कहार, आपने ये जातियां कहीं ना कहीं अखिलेश के साथ जाने में एक समाजवाद, गुंडाराज जैसा शब्द इस्तेमाल किया। इन जातियों ने कहा कि वहां पर हमारी एक्सेप्टेंस नहीं है, मंच पर हमारे लोग नहीं है। मैं देख रहा हूँ राजभरों के पास अपनी पार्टी है, पटेलों के पास अपना दल, अपनी पार्टी है, ऐसे ही तमाम छोटी जातियों के पास अपनी पार्टी है और वो उसे ही मजबूत करना चाहते हैं। तो ऐसे में अखिलेश जी को यादव भी पूरा समर्थन नहीं दे रहा है। तो आपके हिसाब से कोई ऐसा प्लान होना चाहिए जिससे अखिलेश सत्ता में आ सकते हैं? नहीं, देखिए, मेरा बड़े साफगोई से ये कहना है, अखिलेश जी उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी है और सबसे बड़ी पार्टी है संगठन के लिहाज से। अगर भारतीय जनता पार्टी का संगठन कागज पे जब ज़्यादा बड़ा है, उनका संगठन वास्तविक बड़ा है। उनके पास प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल भी हैं, उनके पास राज्यपाल कश्यप भी हैं, उनके पास, ये मैं नाम क्या बताऊं, उनके पास सारे जाति के लोग हैं। लेकिन उनको ये क्षेत्र में जाके, उनको ये जिलों में जाके, या उनको अपने संपर्कों से, अपने स्रोतों से ये पता करना पड़ेगा कि वास्तव में उत्तर प्रदेश के पटेल समाज का नेतृत्व उनके वास्तविक सवालों पे, उनके घर के पगडंडियों तक पहुँच के, उनके गांव तक पहुँच के, उनके छोटे से छोटे सवाल पे, उनके दर्द में शामिल होके, बिना चुनाव के, अभी तो तमाम यात्रा, तमाम अभियान चल रहा है। पूरे 5 साल कौन लोग सत्ता के कारणों से नहीं, अपने राजनीतिक अभियान के कारणों रहे हैं। अगर वो इस स्तर पे जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि सत्ता में रहना न रहना ये कोई सवाल नहीं है। अपना दल के लोग, खासकर कृष्णा पटेल जी के नेतृत्व में, पूरे उत्तर प्रदेश में सत्ता के कारणों से नहीं, बल्कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी के सिपाही होने के नाते जब भी उत्तर प्रदेश में कोई गांव में गरीब का सवाल, पिछड़े का सवाल, वंचित का सवाल रहा है, तो वो गांव में रहे हैं। और इस चीज़ को उनको समझना चाहिए, और इस चीज़ को अगर वो समझेंगे तो निश्चित रूप से वो सरकार बनाने में सफल होंगे। और यदि वो नहीं समझेंगे, चूक करेंगे, तो ये चूक केवल उनके लिए नहीं होगी, ये चूक पूरे वंचित समाज के लिए होगी, पूरे संपूर्ण विपक्ष के लिए होगी, जिसका खामियाजा पूरा उत्तर प्रदेश भुगतेगा। अच्छा, एक और बुनियादी सवाल, आपने नरेश उत्तम पटेल का नाम लिया, समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। वो एक अपनी किसान नौजवान पटेल यात्रा चला रहे हैं, लगभग 10-12 दिन हो चुके हैं उसको। उसका मैं देख रहा हूँ तो कहीं भी 200 से 300 से ज़्यादा भीड़ वो नहीं जुटा पा रहे हैं। पटेल यात्रा के नाम पर मंच पर ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं। पटेल यात्रा में पटेल ही ना हो तो फिर उसे पटेल यात्रा कैसे कहा जाए? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि अखिलेश जी का ये स्टेप जो है, या इसको अखिलेश जी का नहीं, नरेश उत्तम जी का ही व्यक्तिगत स्टेप अगर देखें प्रदेश अध्यक्ष के नाते, तो ये कितना कारगर साबित होगा? भाई, जिस यात्रा का नाम ही पटेल यात्रा है और उसमें 10% भी पटेल नहीं है, गलत मैसेज नहीं जा रहा है? ये देखिए, अगर साफ साफ कहा जाए तो चुनाव के पहले का राजनीतिक प्रोपोगंडा है, अगर एक लाइन में कह दें, और इसको अन्यथा भी नहीं लेना चाहिए अगर कोई समाजवादी पार्टी का नेता मुझे सुन रहा हो, क्योंकि ये राजनीतिक प्रोपोगंडा 3 महीना जब चुनाव रह जाता है तो सारी राजनीतिक पार्टियां करती हैं। भारतीय जनता पार्टी किसी खास वर्ग का सम्मेलन करती है और उसके सारे कार्यकर्ता वहां जाके भीड़ मचाते हैं, और ठीक उसी तरह का काम हो रहा है। समाजवादी पार्टी का जो भी कार्यकर्ता है उस पटेल यात्रा में जाके उनका स्वागत प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कर रहा है। अगर वास्तव में स्पेशली वो किसान और पटेल यात्रा है तो उसमें किसान और पटेल का प्रतिनिधित्व मंच से लेके भीड़ तक होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इसकी समीक्षा समाजवादी पार्टी को करनी चाहिए। यही बात हम बार बार आपसे कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को मैं इसलिए बार बार कोड कर रहा हूं कि समाजवादी पार्टी आज भारतीय जनता पार्टी जिनको हम हराना चाहते हैं उनको हराने की सबसे पहली जिम्मेदारी उनकी है, सबसे अगली लाइन में वो खड़े हैं।
हम उनके साथ हराने के लिए, ताकत लगाने के लिए तैयार हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि तय उनको करना है। हाँ। कि वो हराना चाहते हैं, या नहीं हराना चाहते। अच्छा, मतलब आपके हिसाब से वही बैकफुट पर जा रहे हैं। आप लोग तो पिछले 4.5 साल से दमदारी से लड़ रहे हैं जमीन पे। अच्छा, एक चीज और गगन जी, मैं जैसे जब पिछड़ी जातियों को 2 साल के लॉकडाउन में सबसे ज्यादा जरूरत थी कि अखिलेश जी उनके पास जाएं, ये एकदम सच्ची बात है, तब ना तो समाजवादी पार्टी का कोई नेता, ना बसपा का कोई नेता, कोई जमीन पर नहीं उतरा। ट्वीट बहुत किए अखिलेश जी ने, मीडिया कवरेज अच्छी मिली, लेकिन जब पिछड़ी जातियों को सच में चाहिए था कि उनका नेता उनके पास जाए, तो वो गायब था। चुनाव से ठीक 4-5 महीना पहले अब जा रहे हैं। तो ये पटेल यात्रा है या चुनावी यात्रा है या वोट मांगो यात्रा है, इसको सामाजिक यात्रा तो नहीं कह सकते। देखिए, एक अंतर नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव और श्री अखिलेश यादव जी में है। नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी जिस दौर में समाजवादी पार्टी को खड़ा कर रहे थे, वो जमाना ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक और सोशल मीडिया का नहीं था। वो सीधे लोगों के संपर्क में जाते थे और लोगों को खड़ा करते थे। ये जमाना सोशल मीडिया का आने के बाद भी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के नीचे के कार्यकर्ताओं से आप बात करिए तो उनको ये लगता है कि हमारा नेतृत्व जितना सघन तरीके से जिलों में जाना चाहिए नहीं आता है। और शायद हमको लगता है श्री अखिलेश यादव जी भी अगर अकेले में इस बात को सोचते होंगे तो उनको लगता होगा कि मैं अपने पार्ट पे थोड़ा कम कर पा रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि ज़मीन पे नीचे तक जाना चाहिए। और रहा लॉकडाउन और कोरोना संक्रमण काल का सवाल, तो उस समय श्री अखिलेश यादव जी, मायावती जी जिस तरीके से सड़क पे उतरना चाहिए अपेक्षाकृत कम उतरे, लेकिन विपक्षी दलों के लोग, और ये कहने मुझे कोई गुरेज नहीं है कि समाजवादी पार्टी के लोग, अपना दल के लोग, बाबू सिंह कुशवाहा के लोग, ऐसे तमाम छोटे दलों के लोग, जब सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों पे लोगों को मार रही थी, लोग मर रहे थे, लॉकडाउन के नाम पे लाठियां भी चल रही थी, पैदल चल चल के लोग मर रहे थे, तो विपक्षी दलों के लोग दाना पानी लेके सड़क पे खड़े थे, उनके लोग खड़े थे। लेकिन नेता की से जो अपेक्षा लोग करते थे, उन नेताओं की सड़क पे उपस्थिति नहीं थी। ये थोड़ा अफसोसजनक था। ये इससे एक डिस्टेंस बना है। अच्छा, अपना दल किसानों की बात करता है, डॉक्टर सुनीलाल पटेल, पटेल या कुर्मी, पटेल शब्द को लोग बार बार जातिगत तौर पर देखते हैं। जब मैं इसकी एक्सेप्टेंस पे बात करता हूँ तो इसका मतलब सिर्फ किसान है, ये कोई जातिगत समीकरण नहीं। किसान महापंचायत हुई है। उत्तर प्रदेश में कोई तीसरा मोर्चा बनने की उम्मीद आपको दिख रही है? मतलब भाजपा, सपा और आप, उसके खिलाफ मजबूती से दूसरा मोर्चा। क्या किसान महापंचायत एक तीसरा मोर्चा खड़ा कर सकती है? देखिए, सबसे पहली बात तो जो आपने कहा पटेल और किसान, तो इसको हम सीधे एक दूसरे का पर्यायवाची मान सकते हैं। और अपना दल बड़ी पार्टी है या छोटी पार्टी है, लेकिन कोई जाति आधारित पार्टी नहीं है। जो लोग डॉक्टर सोनीलाल पटेल को जानते हैं, और मैं डॉक्टर सोनीलाल पटेल के देहांत के पूर्व भी कुछ समय तक दल में रहा, तो जो मैं उनको समझ पाया, डॉक्टर सोनीलाल पटेल जो भी किसान कौम के लोग थे, जो भी कामगार कौम के लोग थे, जो कमेरा शब्द उन्होंने दिया था, उन सारे लोगों को जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी के आधार पे जोड़ के अपना दल को आगे बढ़ा रहे थे। उसी की देन है कि मैं अपना दल जैसी पार्टी के उत्तर प्रदेश के मुख्य संगठन का प्रदेश का महासचिव हूँ। और ये केवल मेरे एक की बात नहीं है, हमारे पार्टी में प्रोफेसर गंगाराम यादव जी सेकेंड की पोस्ट पे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। और हमारी पार्टी में मौर्य समाज के लोग, हमारी पार्टी में प्रजापति समाज के लोग, लोहार, कुंवार, सोनार, और इवन अपर कास्ट के ब्राह्मण, भूमियार समाज के वो लोग जो समतामूलक समाज की विचारधारा विश्वास रखते हैं, विचारधारा के आधार पे बड़े मजबूत लोग जो वास्तविक अपना दल के लोग हैं, वो माता कृष्णा पटेल के नेतृत्व में अपना दल में हैं। और जो अपना दल से निष्कासित किए हुए लोग या अपना दल से हटे हुए लोग कुछ अपना दल बना लिए हैं, वो किन्हीं सत्ता के कारणों से, किसी ठेका टेंडर पट्टा के कारणों से कुछ लोग वहाँ पे हैं। लेकिन पूरे उत्तर प्रदेश में आज भी जो किसान, कमेरा, पटेल का वास्तविक सवाल पे लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, वो चाहे जिस भी जाति के लोग हैं, वो अपना दल के साथ। आपने कमेरा शब्द का जिक्र किया। कमेरावाद वो वाद है जिसको डॉक्टर सोनीलाल पटेल चाहते थे लोगों तक पहुंचे।
अगर एक तय परिभाषा पूछी जाए, जैसे राष्ट्रवाद की अपनी तय परिभाषा है, हालांकि उसे भी खराब किया गया, डैमेज किया गया, उस पर हमला किया गया। संघवाद की अपनी परिभाषा है, लोग जानते हैं। कमेरावाद की परिभाषा अगर पूछी जाए, कोई छठी सातवीं में पढ़ने वाला बच्चा जानना चाहे, वो आसान शब्द क्या हो सकता अगर एक लाइन में कमेरावाद को कहना हो और बड़े मोटे तौर पे कहना हो, देहात की भाषा में, हमारे पूर्वांचल की भाषा में कहना हो, तो हमारा कमा के खाने वाला जो भी व्यक्ति है, वो खेतिहर मजदूर है, वो किसान है, वो प्राइवेट नौकरी करने वाला है, वो शिक्षक है, वो वकील है, वो छोटा दुकानदार है, वो छोटा व्यापारी है, ये सारे लोग। और एक लाइन में मैंने कहा कि कमा के खाने वाला हमारा कमेरा है और उसके खिलाफ लूट कर इस व्यवस्था पे कब्जा करने वाला लुटेरा है, और लुटेरा के खिलाफ यही कमेरा की लड़ाई का नाम डॉक्टर सोनीलाल पटेल का अपना दल और कृष्णा पटेल का अपना दल है। मतलब कमेरा बनाम लुटेरा की लड़ाई आप शुरू कर। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, आज ही बसपा ब्राह्मणों का सम्मेलन करे, प्रबुद्ध ब्राह्मण सम्मेलन। मतलब मैं ये सोचता हूँ कई बार कि क्या हरिजन प्रबुद्ध नहीं हो सकता है, केवल ब्राह्मण ही प्रबुद्ध हो सकता है। बसपा जब ब्राह्मण सम्मेलन करती है, 2022 से पहले बसपा को ब्राह्मण याद आए, अभी तक तिलक तराजू और तलवार को जूते मारने की नीति थी। तो ब्राह्मण क्या सच में भाजपा से नाराज है? ऐसा कुछ उत्तर प्रदेश में माहौल आपको बनता दिख रहा है? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की जाति और उनकी जाति के नेताओं और उनकी जाति के बड़े बड़े ठेकेदारों, उनकी जाति के अपराधियों, उनकी जाति के माफियाओं के आतंक से ब्राह्मण से लेके मुसहर तक परेशान है उत्तर प्रदेश में। और इसमें ब्राह्मण गांव का आम आदमी नाराज है कि नहीं नाराज है, ये 2022 में तय हो जाएगा। लेकिन जो ब्राह्मण घर से निकला है, विश्वविद्यालय गया है, तो वहाँ कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ की जाति से दबाया जा रहा है। इस 5 साल में योगी आदित्यनाथ की जाति से टेंडर डालने जा रहा है, तो मुख्यमंत्री जी की जाति का होने के नाते वहाँ ठेकेदार उससे टेंडर जबरदस्ती ब्राह्मण जाति के ठेकेदार से छीन रहा है। ये हम देख रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि हमारे छोटे छोटे जो ठेके पट्टे होते हैं, वहाँ भी ब्राह्मण को अपदस्थ करके योगी आदित्यनाथ जी के लोग कब्जा कर रहे हैं। ये लड़ाई जो ब्राह्मण और योगी आदित्यनाथ जी की जाति का पावर ग्रुप्स है, उनके बीच में ठन चुका है उत्तर प्रदेश में। अब ये लड़ाई नीचे तक कहाँ तक जाएगी, ये 2022 में तय करेगा। और ये पावर ग्रुप्स की ही लड़ाई थी कि तमाम ऐसी घटनाओं को हमने देखा जो भदोही के विधायक विजय मिश्र जी का, मैं उनकी तरफ से कोई पैरवी नहीं करना चाहता, ढेर सारे आपराधिक मुकदमे उनके ऊपर पड़े हैं, लेकिन वहीं बगल के किसी योगी आदित्यनाथ जी के कुल का अपराधी उससे भी तिगुना मुकदमा लेकर वहीं बैठा है, वो चैन से सरकारी सुरक्षा लेके चल रहा है, और विजय मिश्र जी खोज के जेल में डाले जा रहे हैं। तो खुद पर से 18 मुकदमे हटवा दिए। योगी जी शुद्ध रूप से मैं कहूँ तो आपराधिक पृष्ठभूमि से आए हुए पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके ऊपर संगीन आपराधिक मुकदमे हैं। हम लोग नेता हैं, ऐसे तमाम धरना प्रदर्शन के मुकदमे हम लोगों के ऊपर लगते रहते हैं। कभी 188 का मुकदमा हो जाता है, कभी उससे बड़ा विरोध हो जाता है तो बलवा का मुकदमा हो जाता है, कोई उससे बड़ा विरोध हो जाता है तो 7 CLA वगैरह लग जाता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के एक ऐसे मुख्यमंत्री है जिनके ऊपर बाकायदा 307 जान से मारने की नीयत से हमला, जिनके ऊपर 302 जान से मार देना, जिनके ऊपर 506 किसी को जान से मारने की नीयत से धमकी देना, 504 किसी को बेहद आपत्तिजनक गाली गलौज देना, इस तरह के मुकदमे उनके ऊपर हैं। ये राजनीतिक लोगों पे नहीं होते हैं। राजनीतिक लोगों पे 147, 148, 7 CLA, 188 ये राजनीतिक कुछ ऐसी धाराएं हैं जो हम लोगों पे लगते रहते हैं, मुकदमे होते रहते हैं। हम लोगों के भी मुकदमों को आप चेक करेंगे तो ऐसी राजनीतिक धाराओं के मुकदमे निकलेंगे। लेकिन योगी जी पे 504, 506, 307, 302 इस तरह के मुकदमों के वो अभियोग में रहे हैं। इसलिए
आप यदि किसी पेशे से वकील से पूछेंगे तो वो बता देगा कि पूर्ण रूप से आपराधिक पृष्ठभूमि से आए हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय सिंह बिष्ट जी और योगी आदित्यनाथ जी, जिनको हम कहते हैं, वो हैं। एक आखिरी सवाल लेंगे जो मैं व्यक्तिगत तौर पर महसूस कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दो शीर्ष नेता अमित शाह और मोदी, उन्हें साइडलाइन करते नजर आ रहे हैं क्या? ऐसा मैं पर्सनली देख रहा हूँ कि उनकी सिंगल तस्वीरें अब लगने लगी हैं, दिल्ली में उनका प्रचार हो रहा है। क्या महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हैं योगी जी की? प्रधानमंत्री के तौर पे तो खुद को नहीं देख रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के बहुत नज़दीक न मैं कभी रहा, न कभी भारतीय जनता पार्टी में रहा, लेकिन दूर से जो समझ में आता है उसमें ये समझ में आता है कि जब आप शिक्षा के सवाल पे वोट नहीं पा सकते हैं, जब आप रोजगार के सवाल पे पूर्ण रूप से फेल हो चुके हैं, जब महिला अत्याचार के सवाल पे आपकी भद्द पिट रही है, जब लोकतंत्र के सवाल पर जगह जगह लोकतंत्र की हत्याएं हो रही हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, नेताओं के ऊपर गलत मुकदमे लिखे जा रहे हैं, छोटे छोटे ऐसे नौजवानों को जो किन्हीं कारणों से एक आध छोटे मुकदमे हो गए हैं उनको फर्जी इनकाउंटर किया जा रहा है, ऐसी लोकतंत्र की हत्या चल रही है, ऐसा शिक्षा, रोजगार और लोकतंत्र की स्थिति है और इन सवालों पे वोट मिलने की स्थिति नहीं है। ऐसे दौर में भारतीय जनता पार्टी अपने नफरत वाली राजनीति में आ जाती है और उसके हीरो भारत में श्री नरेंद्र मोदी जी के बाद श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं और ये एकता है योगी जी की और मोदी जी की। ये अंतर्विरोध भी था पहले दोनों का। एक समय था कि योगी जी अलग से हिंदू युवा वाहिनी से प्रत्याशी तक भाजपा के खिलाफ उतार दिए थे, लेकिन आज नफरत की राजनीति को आगे बढ़ाने की दोनों की एकता है कि दिल्ली में देख रहा हूँ, उत्तर प्रदेश आप देख लीजिए, ये एकता है कि बारी बारी हम लोग मलाई खाएंगे और दूसरे की मलाई में हम मुंह नहीं लगाएंगे। ये एकता योगी और मोदी जी की। वही 3-4 महीने पहले जो लगता था कि बड़ा दूरी हो रही है, वर्चस्व की लड़ाई चल रही है कि मोदी बड़ा कि योगी बड़ा, लेकिन ये बैठ के इन्होंने हल कर लिया कि हम फेल हैं। ये अंतर्मन में उनके है कि हम सवालों पे पूर्ण रूप से फेल है, तो कम से कम नफरत की राजनीति बच भी है तो इसको मिल के आगे बढ़ाया जाए। ये योगी और मोदी की एकता मुझको दूर से दिखाई देती है। अच्छा, एक बात मैंने ट्विटर पर देखी और इसके बाद हम इसको बाइंड अप कर देंगे। सुना भी कई लोगों से, कांग्रेस आपको 50 सीटें दे रही थी, स्टैंड बाई पे रखा गया है उसे। मैं श्योर नहीं उस सवाल को लेकर के, जितना मैं सुन रहा हूँ लोगों से कि कांग्रेस ने 50 सीटों की बात की थी, आपने अभी उन्हें रोक रखा है। इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, कांग्रेस को हम लोगों को कम से कम 50-50 पे रहना चाहिए। 200 सीटें हमको देना चाहिए, 200 उनको लड़ना चाहिए। यदि उनके साथ लड़ने की बात है तो ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन राजनीतिक ताकत की उत्तर प्रदेश में बात किया जाए तो मैं खास करके वाराणसी बनारस जनपद से आता हूँ। हमारे यहाँ 60 नोटिस हो जाती है धरना करने का, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दिया जाता है ग्रुपों में, तो 500 लोग जिला मुख्यालय पे अपने आप चले आते हैं, जिला अध्यक्ष को कहना नहीं पड़ता है। और हमारे यहाँ कांग्रेस पार्टी में यदि कोई 60 नोटिस होती है, बड़ा सर्कुलर आता है कि नहीं धरना देना है, प्रियंका जी ने आह्वान किया है, तो वही छटे छटाए 50, 60, 100 लोग होते हैं जो बार बार दिखाई देते हैं, जो युवा मंच वाले भी कार्यक्रम में रहते हैं, जो महिला वाले में भी रहते हैं, जो मुख्य संगठन वाले में भी रहते हैं, जो सेवा दल वाले में भी रहते हैं, तो वही 50, 60, 100 लोग इकट्ठा होते हैं। तो उत्तर प्रदेश में अगर ईमानदारी से देखा जाए तो कांग्रेस अपने जमीन को गायब कर चुकी है। इसलिए कांग्रेस को तो किसी के कंधे पे चढ़ के ही उत्तर प्रदेश में चुनाव में भाग लेना है, अब उनको तय करना है। और मुझको, मेरी ये निजी राय है कि कांग्रेस के साथ अगर तालमेल करने की ज़रूरत कभी पड़ी तो बराबर पे हम तालमेल करेंगे। अब हम लोग उनके उत्तर प्रदेश में हम उनके पीछे चलने के लिए तैयार नहीं है। पूरे देश में वो बड़ी पार्टी है, मुख्य विपक्षी पार्टी है, इसको हम स्वीकार करते हुए कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की ताकत बहुत कमज़ोर हो गई है। तो ये थे गगन प्रकाश यादव जी, जिनसे आपने ये समझा कि उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण किस तरफ घूमने वाले हैं। कांग्रेस से 50-50 की बात है, लेकिन जितना मैं समझा कि कहीं ना कहीं अपना दल का पूरा मोटिव ये है कि इस प्रदेश से भाजपा को कैसे हटाया जाए, क्योंकि तमाम सारे मुद्दों की जिनकी बात हो रही है, चाहे वो पिछड़ों के हक और अधिकारों की बात हो, किसानों की बात हो, बीजेपी वो कहीं ना कहीं उसमें फेल रही है। और अपना दल का भी ये मानना है कि समाजवादी पार्टी उस मजबूत स्थिति में है कि भाजपा को चुनौती दे सकती है, लेकिन अगर समाजवादी पार्टी छोटी जातियों की बड़ी पार्टियों को अपने साथ नहीं जोड़ेगी
तो अखिलेश का 350 सीट वाला जो सपना है वो आंख खुलते ही टूट जाएगा। अब अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए अखिलेश क्या प्लान करते हैं ये तो आगे आने वाला समय बताएगा, लेकिन तब तक आप उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति को समझते रहिए और बाकी अपडेट्स के लिए बोलतंत्र को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।